नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस थिंक पर। मेरा नाम है लविश कुमार और आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में सर्वप्रथम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2 चरणों में चलती है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2 चरणों में है। चलो शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी। 1773 से 1858 ईस्वी तक ये चरण चलता है। परंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो चरण हैं। 2 चरण जैसे कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। कंपनी के शासन के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1858 के भारत शासन अधिनियम तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के भारत शासन अधिनियम। दूसरी बात, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत अगर हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। कंपनी के शासन के अंतर्गत शुरुआत में देखें सर्वप्रथम कौन सा कानून आता है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है 1781 का सुधार अधिनियम। 1781 का सुधार अधिनियम। इसके बाद देखें नंबर 3, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1786 का एक अधिनियम आता है जो कि बंगाल में गवर्नर जनरल की परिस्थितियों के लिए आता है। परंतु अगर हम बात करें आगे चल के तो नंबर 4 पर आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। नंबर 5 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आता है नंबर 6 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के बाद आता है नंबर 7 पर 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 8 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सुधार अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1753 का चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो ये कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत नंबर 1 1858 का भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम। नंबर 2, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। नंबर 3, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद नंबर 4, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आगे अगर हम बात करें नंबर 5, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अगला नंबर 6, नंबर 6 पर देखें तो नंबर 6 पर आता है, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, नंबर 6 पर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद नंबर 7, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 2 प्रकार के शासन के अंतर्गत, नंबर 1 कंपनी के शासन के अंतर्गत, नंबर 2 ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 से 1858, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 ईस्वी। कंपनी के शासन के अंतर्गत पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सुधार अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर और 1858 का भारत शासन अधिनियम। इधर ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत अगर देखें तो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत नंबर 1, 1858 का भारत शासन अधिनियम, नंबर 2, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, नंबर 3, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, नंबर 4, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, नंबर 5, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, नंबर 6, 1935 का भारत शासन अधिनियम, नंबर 7, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए शुरुआत करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अब शुरुआत करते हैं। चलिए तो कंपनी के शासन के अंतर्गत जो शुरुआत की जाती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने का कारण जानें तो इसके पीछे की परिस्थिति क्या है। तो कारण को अगर हम खोजें तो नंबर 1 पर कारणों की समीक्षा में आता है 1757 और 1757 ईस्वी में होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कूटनीति का प्रयोग करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया जाता है। दूसरी स्थिति देखें तो 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये घटना इंपॉर्टेंट होती है बंगाल में। बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो अवध का नवाब और अवध के नवाब का नाम है सुजाउद्दौला। दूसरा बंगाल का नवाब था मीर कासिम, तीसरा कौन है इस युद्ध में, तो तीसरा देखें इस युद्ध में है मुगल बादशाह और मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना और इनके सामने अंग्रेजी सेनापति होता है जिसका नाम है मेजर हेक्टर मुनरो। तो मेजर हेक्टर मुनरो इनको पराजित कर देता है। ये
जीत जाता है, ये जीत जाता है। फिर नंबर 3 कारण देखें, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की 2 संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, जो कि पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। दूसरी होती है 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, जहाँ पर बंगाल और अवध यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। साथ ही 1765 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी अधिकार का मतलब क्या है? कर एकत्र करने की अनुमति। कर एकत्र करने की अनुमति। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। द्वैत शासन, द्वैत शासन का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। तो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम समीक्षा करें कि इसके पीछे के आने के कारण क्या थे, तो ये थे 1765 से लेकर 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब एक निजामत का अधिकार, दूसरा राजस्व वसूलने का अधिकार। राजस्व वसूलने का अधिकार। तो राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास आया? ये अंग्रेजों के पास आया। अंग्रेजों के पास आया। दूसरा निजामत का अधिकार किसके पास आया? तो निजामत का अधिकार नवाब के पास है। ये नवाब के पास, नवाब के पास आया। इसके बाद देखें, एक कारणों 1767 से लेकर 1769 ईस्वी हैदर अली और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ। कौन सा युद्ध कहलाए? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि अंग्रेज और हैदर अली का आमना सामना हुआ। परंतु 1769 से लेकर 1770 ईस्वी बंगाल की स्थिति जाने तो बंगाल में अकाल। बंगाल में अकाल जब बंगाल में आया तो कंपनी का दिवालिया होना। कंपनी का दिवालिया होना। तो कंपनी का दिवालिया, तो यहाँ पर पैसा चाहिए अंग्रेजों को, और उस पैसे के लिए अंग्रेजों ने याचिका भेजी कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने कहा कि कंपनी व्यापार करने गई, यार ये कंपनी प्रशासक बनी हुई है तो पैसा तो दे देंगे, परंतु अब हम तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन करेंगे। और उस रेगुलेशन का जो नाम था वही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अब शुरू करते हैं हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए। चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्या क्या प्रावधान हुए इसके? तो इसके प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या क्या हुए? नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का
गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बनाया गया किसको दोस्तों? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 ईस्वी। 1772 से 1785 ईस्वी ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत देखें तो मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर, मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए कौन? मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर। दूसरा प्रावधान अगर देखें तो दूसरे प्रावधान में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसके 4 सदस्य कौन कौन थे? एक का नाम था क्लेवरिंग, दूसरे का नाम था मॉनसन, तीसरे का नाम था बोरवेल और चौथे का नाम था फिलिप फ्रांसिस। क्लेवरिंग, बोरवेल, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। फिर से देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की अगर समीक्षा करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नंबर 1 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसमें क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस शामिल थे। साथ ही यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल जो कार्य करेगा वो इस परिषद के बहुमत से कार्य करेगा। तो गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत से कार्य करेगा। आगे अगर पॉइंट लिखें, गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत से कार्य करेगा। ये गवर्नर जनरल के ऊपर बाध्यता रखी गई। अगला पॉइंट देखें, अगला प्रावधान देखें, नंबर 3 प्रावधान देखें तो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में। कितने सदस्यीय था ये सुप्रीम कोर्ट? तो ये जो न्यायालय था ये 4 सदस्यीय न्यायालय था। 4 सदस्यीय न्यायालय। इन 4 सदस्यों में कौन कौन शामिल था? तो नंबर 1 एक मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य सदस्य कौन है? 2 पॉइंट नंबर 2 3 अन्य सदस्य
3 अन्य सदस्य कौन कौन शामिल थे? 3 अन्य सदस्यों में हाइड, चैम्बर्ज, लिमेस्टर। हाइड, चैम्बर्ज और लिमेस्टर, ये 3 सदस्य शामिल थे। अगला अगर पॉइंट देखें तो 24 सदस्यों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बनाया गया, जिसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य था गवर्नर जनरल को चुनना, गवर्नर जनरल को चुनना इसका कार्य था। फिर से देखें, गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य थे 4, वो बहुमत से कार्य करेगा गवर्नर जनरल उनके, यानी कि गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत से कार्य करेगा। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो कि 4 सदस्यीय न्यायालय था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एली जैम्पे। 3 अन्य सदस्य कौन है? हाइड, चैम्बर्ज और लिमेस्टर। साथ ही 24 सदस्यों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि कंपनी के शेयर होल्डर थे, इनका कार्य गवर्नर जनरल को चुनना था। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब देखते हैं अगला 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम, अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन यानी कि संशोधन करने आया होगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए आया था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा। क्या कमियां थी, क्या इसका प्रावधान थे? प्रावधान देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करना, ये इसका मुख्य कार्य रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करना। जैसे एक प्रावधान अगर जाने हम कि पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ध्यान क्या रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने आया था, इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अगला हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? विलियम पिट। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? यह है विलियम पिट, विलियम पिट। क्या प्रावधान होंगे इसके? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अगर हम प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान होगा नंबर 1, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के शेयर होल्डर थे, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, इसकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसको बदल दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, यहाँ पर क्या प्रावधान हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया, जिसमें 6 सदस्य शामिल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों में कौन कौन थे, एक ब्रिटेन का वित्त मंत्री भी शामिल था इसमें, नंबर 2 किंग की सेना का सेनापति भी इसमें शामिल होगा, और 4 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्य, एक वित्त मंत्री, किंग की सेना का सेनापति और 4 अन्य सदस्य। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो आगे देखें, हम हेडिंग डालेंगे चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम में क्या हुआ, कंपनी के शासनकाल को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। कुल कितने आए, तो नंबर 1 पर आएगा 1793 का चार्टर अधिनियम, नंबर 2 पर आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, नंबर 3 पर आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, नंबर 4 पर आ जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो कुल संख्या होगी इनकी 4। जैसे 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ, कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए विस्तारित, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। इसी को देखकर ही आगे चल के अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी होंगे, जिनको ये लगा कि भारत का पैसा कैसे ब्रिटेन में जा रहा है, कैसे ड्रेन किया जाता, तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें देखा जाए तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। किसको, केवल चाय व चीन को छोड़कर। दूसरा, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था, 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था, परंतु 1823 तक कोई खर्च नहीं। 1823। और दूसरा एक और प्रावधान देखें यहाँ पर, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर में। 1833 का चार्टर क्या कहता है, तो 1833 का चार्टर कहता है, नंबर 1, कंपनी का
कंपनी का जो व्यापारिक शासनकाल है, या इसको अगर हम ऐसे लिखें कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए विस्तारित, फिर से 20 वर्षों के लिए विस्तार किया गया 20 वर्षों के लिए। अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना ये था विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ, तो कंपनी का जो व्यापारिक शासन है या कंपनी का जो शासन है ये अनिश्चित काल, अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया। क्लियर? फिर से देखते हैं चार्टर अधिनियम कितना है। नंबर 1 1793। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 1813 में, चाय एवं चीन को छोड़कर। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। 1833 में क्या हुआ, कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1853 में कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, बिना समय सीमा के। क्लियर? यहाँ तक रोकते हैं आज, ठीक है, बाकी देखेंगे हम कल। किसी को कोई डाउट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और